Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are going to discuss permutations and combinations, which is chapter 7th of class 11th NCERT Mathematics. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है और हमें क्यों पढ़ना है इस चैप्टर को। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब इट और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल सके। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें सो दैट नॉलेज कैन बी स्प्रेड। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले हम दो फॉर्मूलाज देखेंगे, एक है NPR और एक है NCR। इन फॉर्मूलाज को तो हम हमेशा ही देखते हैं। व्हाट दीज आर। तो पहला फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें r ऑब्जेक्ट्स, ये टोटल है, सेलेक्ट करके अरेंज करने हैं। पहला फॉर्मूला तो ये कहता है सेलेक्ट करके अरेंज करने। ये बात हो गई NPR की। NCR हमसे कहता है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स तो n ही हैं टोटल, लेकिन यहाँ पर हमारा जो r है ओनली सेलेक्ट। हमें ये मतलब नहीं है कि हमें अरेंज करना है या नहीं। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि इतने से समझ में नहीं आता कि परम्यूटेशंस क्या है और कॉम्बिनेशंस क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाते हैं धीरे धीरे कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। बिकॉज़ ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जेई मेंस बोर्ड्स हर जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट इस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी तक में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इनफैक्ट ये कह लें कि प्रोबेबिलिटी के आगे जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली P&C पर बेस्ड होते हैं। और हाँ, ये मेंटल एक्सरसाइज भी काफ़ी कराता है इस चैप्टर के क्वेश्चन पर्टिकुलरली, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे होते हैं और वो भी बहुत जल्दी जाते हैं अगर एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो। अब समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं हम सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट से एंड ओनली सिलेक्शन से। सपोज हमारे पास 3 बॉल्स हैं, एक बॉल 1, एक बॉल 2, एक बॉल 3। ये हमारे पास 3 बॉल्स हैं, ठीक। हमसे किसी ने कहा कि तुम्हें अरेंज करना है इन 3 में से 2 बॉल्स को एक बार में लेकर। अभी मैंने NPR NCR के फॉर्मूलाज नहीं बताए, डेफिनेटली मैं बताऊंगा, बट अभी जो बात चल रही वो ये चल रही है कि हमसे किसी ने कहा गिवन 3 बॉल्स हैं हमारे पास एंड सेलेक्ट एंड अरेंज 2 बॉल्स। बस हमसे इतना कहा गया कि सेलेक्ट करें और अरेंज करें 2 बॉल्स, यानी कि 2 बॉल्स हमें सेलेक्ट करके अरेंज करनी है इन 3 में से। तो अब हम ये देखेंगे कि पहले हम सेलेक्ट कितने कर सकते हैं। तो सेलेक्ट हमें करना 2 ही सेलेक्ट है, तो यानी कि हम बॉल, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, यानी कि हम बॉल 1 एंड बॉल 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी केवल सेलेक्ट करने की बात है, अरेंज नहीं, ठीक है। इन दोनों बॉल्स 1 और 2 बॉल्स को ले लिया, या फिर सेलेक्टेड केस 2। सेलेक्टेड मतलब कि बॉल 1 और बॉल 2 सेलेक्टेड है, बॉल 2 और बॉल 3 को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये अलग अलग केसेस हैं। केस 3 हमने बॉल 1 एंड बॉल 3 को सेलेक्ट कर लिया, तो यानी कि हमने अभी कुछ अरेंज तो किया नहीं, हमने बॉल्स को कहीं रखा नहीं, केवल सिलेक्शन किया है हमने। सिलेक्शन हमसे यही कहता है कि हमारे पास जितने भी गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से हमें जितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं उनका ऑर्डर हमें मतलब नहीं है। NCR मतलब ओनली सेलेक्ट, ऑर्डर मतलब नहीं। अब हमने कहा कि 1 और 2 बॉल हमने सेलेक्ट कर दिया, अभी हमने कहीं रखा नहीं है, सिर्फ सेलेक्ट किया है।
तो 1 2 भी ले सकते हैं, 2 3 भी ले सकते हैं, 1 3 भी ले सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना है, वरना ये चैप्टर अगर समझ में नहीं आया तो इसको पढ़ना बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि अगर आप इसके क्वेश्चंस खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, इसके बहुत कठिन क्वेश्चंस भी आएंगे, इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। सो यू हैव टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस बाय योर ओन। एक अंडरस्टैंडिंग कोई भी आपको दे सकता है, आगे चलकर क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने होंगे, और तभी आपकी जो मतलब ये कह लें कि पकड़ होती किसी चैप्टर में वो बनेगी। ठीक है, तो यहाँ तक की तो बात आई थिंक क्लियर होगी। अब हम आते हैं अरेंजमेंट पर। तो अभी हमने सिलेक्शन कर लिया, तो बस एनसीआर तो यही कहता है कि हमें कोई भी n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उनमें कोई भी r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें सेलेक्ट करना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यानी हमारे पास टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन जो हुए वो 3 हुए, 1 2 और 3। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं ओनली सिलेक्शन। अब आते हैं अरेंजमेंट की बात पर, यानी कि जो NPR कहता है। तो NPR हमसे क्या कहता है? NPR कहता है भैया सेलेक्ट तो कर लिया तुमने सिलेक्शन के, अब मैं ऐसे कॉमा में लिख रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि 1 2 2 3 एंड 1 3, ये वो 3 सिलेक्शन थे जो हमने बॉल 1 बॉल 2 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 1 बॉल 3 के किए थे। अब हम आते हैं अरेंजमेंट पर। ठीक, अरेंजमेंट का मतलब होता है कि अगर हमने बॉल 1 को पहले रख दिया और बॉल 2 को पहले रख दिया, या सिंपली ऐसे लिख दें 1 और 2, तो ये एक तरीका है, फर्स्ट वे। और सेकंड वे में हमने अगर 2 को पहले और 1 को बाद में रख दिया, तो ये दूसरा तरीका। अरेंजमेंट मतलब चीज़ों को अरेंज करना। अब इसको और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने क्लास के 2 स्टूडेंट्स को लिया, एक जो हाइट जिसकी सबसे ज़्यादा है, जो टॉलेस्ट है, और एक जो शॉर्टेस्ट है, यानी जिसकी हाइट सबसे कम है। असेंबली में अगर हमें 2 स्टूडेंट्स को खड़ा करना है, तो हमने पहले टॉल को खड़ा किया, बाद में शॉर्ट को खड़ा किया। तो ये तो एक केस हो गया कि हमने पहले टॉल और बाद में शॉर्ट को खड़ा किया, या हमने पहले शॉर्ट को खड़ा कर दिया और बाद में टॉल को खड़ा कर दिया, तो ये सेकंड केस हो गया। तो यानी कि अगर सिलेक्शन की बात करें तो हमने क्लास के टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट बॉय को ही लिया था, लेकिन अरेंजमेंट में अगर हम टॉल को आगे खड़ा करके शॉर्ट को पीछे खड़ा करें तो वो एक केस होगा, शॉर्ट को आगे खड़ा करके टॉल को पीछे खड़ा करें तो वो सेकंड केस होगा। आई होप कि अब तक आपको समझ में आया। तो यानी कि यहाँ पर एक सिलेक्शन, यानी कि जो 1 और 2 पेयर का सिलेक्शन था, उससे हमारे 2 अरेंजमेंट बने, जिसमें कि पहले हमने बॉल 1 को रखा, बाद में बॉल 2 को, और जो दूसरा अरेंजमेंट बना उसमें हमने पहले बॉल 2 को रखा और बाद में बॉल 1 को। तो आई होप कि यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। इसी तरह यहाँ मैं लिख दे रहा फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब हम आगे की बात करते हैं। हमने कहा कि 1 और 2 पेयर में तो ये थे। थर्ड वे हमारा क्या था? थर्ड फोर्थ वे। हम 2 और 3 को भी ले सकते थे, तो हमने 2 पहले 3 बाद में, 3 पहले 2 बाद में। अब हम बात करते हैं फिफ्थ वे की और सिक्स्थ वे की। तो 1 को पहले 3 को बाद में, 3 को पहले 1 को बाद में। तो यानी अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो वापस से मैं बताता हूँ हमारी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। कहानी हमारी शुरू हुई थी, 3 बॉल्स थी 1 2 3, 2 को सेलेक्ट और अरेंज करना था। तो पहले तो हमने सिर्फ सिलेक्शन पे ध्यान दिया। तो सिलेक्शन में हमने 3 थी, 1 2 को भी ले सकते थे, 2 3 को भी ले सकते थे, 1 3 को भी ले सकते थे। ये 3 पेयर्स हमारे बने थे। सिलेक्शन टोटल 3 वेज थे सिलेक्शन के। अब अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो हमारे 3 पेयर्स बने थे टोटल सिलेक्शन के। तो अरेंजमेंट हमेशा आफ्टर सिलेक्शन ही आता है, मतलब कि पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। बहुत कॉमन सेंस ही बात है कि अगर हमें कोई भी चीज़, सपोज़ अगर हमारे पास 3 मिठाइयाँ हैं और हमें तीनों खानी है, या हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हम
पहले एक मिठाई खाएंगे, फिर दूसरी मिठाई, फिर तीसरी मिठाई। तो पहले तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। सपोज 5 मिठाइयाँ हैं तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन सी 3 मिठाइयाँ उनमें से लें, जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद होगी वही हम लेंगे। उसके बाद लेने के बाद अब हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा अब पहले कौन सी खाएं, फिर बाद में कौन सी खाएं। तो यानी कि जब तक हमने सेलेक्ट नहीं किया उन 5 मिठाइयों में से वो 3 मिठाई, तब तक हम खा तो सकते ही नहीं। तो पहले हमने की सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद अब हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि हाँ पहले ये मिठाई, फिर ये मिठाई, फिर ये मिठाई। तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं। तो यानी कि अब आप देख सकते हैं, तो हमारे सिलेक्शन के टोटल 3 पेयर्स थे, यानी इतने पेयर हो सकते हैं। तो अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कितनी है? जब 3 पेयर हो सकते हैं तो हर पेयर 2 तरीके से अरेंज हो सकता है। 1 पहले 2 बाद में, 2 पहले 1 बाद में, या 2 पहले 3 बाद में, 3 पहले 2 बाद में, 1 पहले 3 बाद में, 3 पहले 1 बाद में। यानी ये जो टोटल हमारे पास अरेंजमेंट हुए ये 6 हो गए। टोटल अरेंजमेंट हमारे पास 6 हो गए। आई होप कि कोई डाउट नहीं है इसमें। यानी कि टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट अगर हम कहें तो यही जो मैंने बात अभी आपको पूरा डिटेल में समझाया, फॉर्मूला बस बहुत छोटे तरीके से कह देता है। फॉर्मूला कहता है कि एन पी आर जो होता है वो हमारा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, और एन सी आर जो हमारा होता है वो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल होता है। ये फॉर्मूला कह देता है। और यहीं से आप देख सकते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल तो हमारा एन पी आर था। तो यानी कि इतनी वैल्यू अगर मैं डॉटेड कर दूं तो ये तो एन पी आर है। तो आप एन सी आर को ये भी लिख सकते हैं एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होती जाएगी। बस मेन हमारे पास यही कुछ चीज़ें थी कि हमें समझ में आना चाहिए पहले कि हमें करना क्या है। आगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, 7.1 एक्सरसाइज से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप आगे और कोशिश कर सकते हैं समझने के लिए, और सोर्सेज भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है देन डेफिनेटली यू कैन डू कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको किस जगह डाउट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।